अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समृद्ध सर के क्लास में। तो जैसा कि आप सबको ही जानते हैं, हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट किए थे और सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा। सेकंड चैप्टर में हम लोग ने वेक्टर के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे और होपफुली आप लोग भी खूब सारे न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे वेक्टर से रिलेटेड। और जो डाउट होगा वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछ सकते हैं। तो अब आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं और जो मैथमेटिकल पार्ट है जो कि सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाता है, उस चीज को हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। और ये जो मैथमेटिकल पार्ट है ये आप लोग को 11 12 के मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग जो ये फिजिक्स में अभी पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। ये पूरा आपको इलोंगेट करके मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आज ही कि मैं ये जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ये सिर्फ उतना ही बताने जा रहा हूँ जिसका कि यूज फिजिक्स में आने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है आपको 11 12 के मैथमेटिक्स में, जिसका कि नाम है आपको कैलकुलस में मिलेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं बताने वाला हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे और कल मैक्सिमम मिनिमा एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर बचे हुए क्लासेस में हम लोग इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं। देखिए ये होता क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। अब dy बाई डी एक्स को हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, पहले समझिए है क्या। ये होता है रेट मेजर, मतलब रेट को मेजर करता है। अब ये आप एक डिफिनीशन, ये वर्ड आप समझ गए। अब पहले हम इसके अंदर की बातें समझते हैं, उसके बाद मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि क्यों इसको रेट मेजरर कह रहे हैं, क्यों dy बाई डी एक्स कर रहे हैं। पहले हम लोग इसके बाद इसको शुरुआत कहां से करते हैं ये देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा है कि आप कोई दो क्वांटिटी ले लीजिए y और x। अब देखो ये y और x जो दो क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, जब आप मैथमेटिक्स में जाओगे तो आप वेरिएबल के टर्म में ही बात करोगे, y x m n u भी कुछ भी ले लोगे। लेकिन फिजिक्स में ये जो yx है, ये yx दो क्वांटिटी है। yx दो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, स्पीड हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग वो जो मैथमेटिक्स वाले यूज करेंगे वो सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल में बात करेंगे, वो एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो यूज करने वाले हैं हम लोग क्वांटिटी के टर्म में यूज करेंगे। जैसे y को मान लेते हैं स्पीड मान लिया, कभी y को टाइम मान लिया, ऐसे हम लोग इस क्वांटिटी के टर्म में हम लोग बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, दो क्वांटिटी माना है, एक y माना है और एक x माना है। ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अब इंटर रिलेटेड कैसे होता है ये देखो, जैसे मान लो स्पीड है, तो स्पीड टाइम से इंटर रिलेटेड है कि नहीं है कैसे है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो ये क्या है, टाइम और स्पीड का कुछ रिलेशन है कि नहीं है। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि कोई एक क्वांटिटी y है और कोई दूसरा क्वांटिटी x है, ठीक है। अब ये वेरिएबल के टर्म में खेल रहे हैं। अब इसमें कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमने दो क्वांटिटी माना है y और x, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई इक्वेशन बन रहा है। यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अब यहां देखिए, in such a way that for each value of x there is one and only one value of y। ये ऐसे इंटर रिलेटेड है जैसे कि एक x के वैल्यू से, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी की एक वैल्यू से सेकंड क्वांटिटी का एक ही वैल्यू आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका क्या है, लीनियर मोशन है, मतलब एक गाड़ी है जो कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे चले ही जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे डिस्टेंस और टाइम क्या है, आपका एक वैल्यू पे एक ही आएगा। जैसे आपका टाइम 2 सेकेंड है और गाड़ी एकदम आपका चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस कुछ होगा 2 सेकेंड पे। फिर 4 सेकेंड पे डिस्टेंस नेचुरली बढ़ गया होगा, वो 2 सेकेंड वाला डिस्टेंस तो 4 सेकेंड पे नहीं होगा अगर गाड़ी आपका कंटिन्यूअस मोशन में है और वो चले ही जा रहा है। तो वही चीज बता रहा है कि ये जो दोनों वैल्यू होने चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए कि एक क्वांटिटी के एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे क्वांटिटी के पास भी एक वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए, the value of y at a particular point x is obtained by the height of ordinate x। अब देखो इसको ये क्या किया गया, जैसे देखो मैंने x एक्सिस पे ये x क्वांटिटी को मान लिया, y एक्सिस पे y क्वांटिटी को मान लिया। आपको डिस्टेंस टाइम माना है, आप डिस्टेंस टाइम मान लो, इस पे मैं डिस्टेंस मान लिया, इस पे मैं टाइम मान लिया, ठीक है। एग्जांपल लेके बता रहा हूँ डिस्टेंस टाइम।
एक्चुअली वेरिएबल से ही सीखते हैं एक्स वाई से, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम इज जस्ट एग्जांपल। तो देखिए अगर कोई गाड़ी है, ये गाड़ी मान लेते हैं ये टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सम एक तरह से आपको क्या है एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस हल्का हल्का ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस और टाइम के बीच का मैं एक ग्राफ बना करके बताया हूं। ओके, तो अब कह रहा है कि एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, मतलब डिस्टेंस की कोई वैल्यू के लिए आपको अगर क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो अच्छा, आप लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट मैथ्स में पढ़ के आए होंगे, जैसे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ऐसे बना रहे हैं, ये x, y लिख रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये जो है ये एब्सिसा कहलाता है और ये जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। ये चीज आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो देख लीजिए, ये जो एब्सिसा है ये यहां से यहां तक, मतलब ये आपका ऑरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये एब्सिसा होता है, और फिर ऑरिजिन से y एक्सिस में इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं। तो उसी वर्ड का मैंने यूज किया, इसलिए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो लिख रहा है द वैल्यू ऑफ y एट अ पार्टिकुलर x इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट एट दैट x। मतलब अगर ये पॉइंट पे बात किया जाए, ठीक है, तो अगर x के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये ऑर्डिनेट पता करना है, तो ये कैसे पता करेंगे, ये हाइट, ये जो हाइट होगा यही y की वैल्यू हो जाएगी x के कोरस्पॉन्डिंग। होपफुली आप ये चीज समझ रहे होंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट में x की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं ग्राफ पे, वही चीज है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि x में अगर थोड़ा सा डेल्टा, ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा स्मॉल क्वांटिटी है, अगर डेल्टा चेंज हो रहा है तो फिर y में भी उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ चेंज होगा। वही बात, ये जो आपको टाइम डिस्टेंस और टाइम वाला बताया था ना मैं, कि टाइम यहाँ पे 2 सेकंड टू 4 सेकंड चेंज हुआ, तो कितना हुआ, 2 सेकंड टाइम चेंज हुआ, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी कुछ चेंज हुआ होगा। तो वही बोल रहा हूं कि अगर टाइम को आप डेल्टा x ले रहे हैं तो डिस्टेंस को आप डेल्टा y ले लीजिए, जो कि चेंज आप टाइम का चेंज डेल्टा x से डिफाइन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का चेंज डेल्टा y से डिफाइन कर रहे हैं। तो यही देखो, मान लो ये a पॉइंट पे आपका क्या है, डिस्टेंस समथिंग था और आपका टाइम समथिंग था। a पॉइंट पे आपका टाइम x था और आपका डिस्टेंस क्या था, y था। ओके, अब जब आपका गाड़ी हल्का आगे बढ़ा, पॉइंट बी पे गया, तो पॉइंट बी पे आपका डिस्टेंस कितना बढ़ गया, डेल्टा एक्स बढ़ गया, और टाइम कितना बढ़ गया, ओके अपोजिट बोल दिया मैंने, आपका टाइम कितना बढ़ गया, डेल्टा एक्स बढ़ गया, और डिस्टेंस कितना बढ़ गया, डेल्टा वाई बढ़ गया। तो बोल रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज है वो डिफाइन होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। इस दोनों के जो चेंज का रेशियो होता है वो रेट ऑफ चेंज बताता है, मतलब किस रेट से ये चीज चेंज कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, जैसे दो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी के चेंज होने का रेट क्या है, तो वो रेट का चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेकंड क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, दूसरे क्वांटिटी पे कुछ चेंज होने पे, तो उन दोनों का जो रेशियो है वही रेट बताता है, ठीक है। अब जैसे समझ लो एक छोटा सा एग्जांपल, आप एज के साथ आपका कुछ हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा आपका ग्राफ आता है, हाइट जो है वो लोअर एज में ज्यादा बढ़ता है और बड़े हुए एज में थोड़ा सा कम बढ़ रहा होता है। तो ये आपका जो डेल्टा है हाइट का और डेल्टा है आपका एज का, इस दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो क्या आएगा, आपका रेट आएगा, कि मतलब इतना साल एज पे आपका हाइट कितना बढ़ा है। वो बात अलग है कि आपका ये जो रेट है ये अलग एज पे अलग आएगा, अलग एज पे अलग आएगा, लेकिन रेट कैसे पता करेंगे, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन ईयर, मतलब कितना हाइट बढ़ा कितने ईयर चेंज होने पे, तो वही चीज रेट है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो, ये जो रेट है डेल वाई बाई डेल एक्स, ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है आपको रेट चेंज का। क्यों परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको जब हाइट वाला एग्जांपल बताया तो आपको पता है कि छोटे एज में हाइट तेजी से बढ़ रहा होता है और फिर बड़े एज में हाइट थोड़ा सा कम कम बढ़ता है। तो फिर
आपका जो रेट है वो हर जगह तो सेम नहीं है। अगर आपका हाइट चेंज होने का ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन होता, ऐसा होता तो कोई बात नहीं था, आप किसी भी एज पे हाइट चेंज निकाल लेते और क्या बोलते हैं एज चेंज निकाल लेते और आप रेशियो निकालते, आपका रेट हर जगह सेम आता। लेकिन उसका ग्राफ आपका समथिंग ऐसे आता है या फिर ऐसे आता है। तो ये जो कर्व्ड ग्राफ है, तो कर्व्ड ग्राफ के साथ तो एक तकलीफ है कि हर जगह रेट इसका क्या होता है, सेम नहीं होता है। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देते हैं। मतलब ये जो चेंज है इसको जीरो की ओर, मतलब बहुत छोटा चेंज लेते हैं। टेंड्स टू जीरो यहाँ पे लिखा गया है, ये जीरो नहीं किया गया है। मतलब जो आप चेंज ले रहे हैं उस चेंज को क्या कह रहे हैं, एकदम जीरो की तरफ टेंड करा दे रहे हैं। मतलब जो भी छोटा क्वांटिटी है आप जिसको ले सकते हैं, सबसे छोटा चेंज को के साथ आप रेट को मेजर करते हैं, तो फिर ये इक्वल होता है आपको dy बाई dx के। मतलब अगर आप डायरेक्ट del y बाई del x लेंगे तो del y बाई del x में आपके पास रेंज बड़ा हो जाता है, आप बहुत बड़ा बड़ा चेंज को भी ले सकते हैं। मतलब आप यहां से यहां पे फर्स्ट क्वांटिटी ले लिए, सेकंड क्वांटिटी को यहां ले लिए, तो ये आप लीजिएगा, फिर अगर आप यहां पे और यहां पे ले लीजिएगा तो दोनों केस में आपका रेट डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब देखो अब यहां पे आता है स्लोप का कंसेप्ट। आपको पता है स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं, ये यहाँ की क्वांटिटी और यहाँ की क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, इन शॉर्ट जो रेट होता है वही होता है। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं ये कर्व है, तो इस कर्व पे ऐसे इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो ऐसे लाइन खींचते हैं। ये लाइन जो आपको एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उस एंगल का tan ले लेते हैं, तो आपको क्या है इस पॉइंट पे स्लोप पता चल जाता है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में तो स्लोप हर जगह सेम होता है, लेकिन कर्व्ड लाइन के केस में आपको स्लोप हर जगह सेम नहीं होता है। यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो इसलिए स्लोप अलग होता है। तो इसी को हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए इस चीज को मैंने एक बार सेंटेंस में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। However, this cannot be precise definition of rate। मतलब सिर्फ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है रेट का। क्यों, क्योंकि रेट आल्सो वेरीज बिटवीन पॉइंट ए टू बी। अगर आप पॉइंट ए ये लिए हैं, पॉइंट बी ये लिए हैं, तो आप यहाँ पे स्लोप निकालिए, यहाँ पे स्लोप निकालिए, तो हर जगह रेट क्या है, वेरी कर रहा है। मतलब आप इस पॉइंट ए टू बी की जगह मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं, और ए से सी के बीच में अगर आप रेट निकालते हैं तो फिर यहाँ पे रेट कुछ दूसरा आ सकता है, क्योंकि आपका जो कर्व है वो कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसलिए क्या है, द कर्व इज स्टेपर देन बी एट बी देन ए। मतलब यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा उठा हुआ है बी पे ए के हिसाब से। तो इसको चेंज को हम लोग एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स, ये जो चेंज है इस चेंज को हम लोग बहुत छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम जीरो की ओर टेंड करा देते हैं। तो यही आपका रेट का परफेक्ट डेफिनेशन निकाल करके आता है, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल y बाई डेल एक्स। अब इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसका जो मैथमेटिकल यूज है, इसका फर्दर आप लोग को जो क्वेश्चन में यूज होगा वो सारा बताया जाएगा। अभी कुछ फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन ये जो रेट होता क्या है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि रेट जो है वो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोग रेट कहते हैं। और जब बात dy बाई dx की आती है तो रेट के लिए हमारा क्वांटिटी का जो चेंज होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अलग अलग पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो अलग अलग होता है। ओके, तो स्मॉल चेंज के लिए आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो पाओगे कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx डेल्टा x, और ये dy बाई dx क्या है, रेट है। ओके, तो मतलब अगर आपको चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी पता है जो कि डेल्टा x है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन सेकंड क्वांटिटी पता करना है, तो क्या करना है, आप चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको चेंज इन सेकंड क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ऐसी ये चीजें आप निकाल सकते हैं, और इस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि मैं ये कंसेप्ट खत्म करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ओके,
होपफुली आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग को डेरिवेटिव्स निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप डेरिवेटिव से डायरेक्ट बाहर ला सकते हो। मतलब d बाई डी एक्स सी वाई है और यहाँ पे c कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट c को आप ये डेरिवेटिव से डायरेक्ट बाहर ले आओगे। ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये समझिए ना कि एक तरह की ये मशीन है। इसके अंदर जो भी फंक्शन डालोगे आप, उस फंक्शन का क्या करेगा, कुछ वो आउटपुट बना करके निकाल करके आपको दे देगा। जैसे कि आप वो क्या बोलते हैं, चक्की में डालते हो, मक्का डालोगे, गेहूं डालोगे, कुछ भी डालोगे तो क्या करेगा, पीस के बाहर निकाल देगा ना। तो वही काम ये करता है डी बाई डी एक्स। आप कोई भी फंक्शन, कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे डालोगे तो उसको क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको वो ब्रेक कर करके आपको बाहर निकाल करके दे देगा। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि हम कांस्टेंट के साथ डील नहीं करते हैं। कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है और आप हमको डी बाई डी एक्स करने के लिए कहिएगा, तो हम पहले कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और सिर्फ वेरिएबल के साथ डील करेंगे, हम इसको ही डेरिवेट करेंगे। अब अगर दो क्वांटिटी है सम में और इसका डेरिवेशन डी बाई डी एक्स निकालना है तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों को अलग अलग करता है, ये डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स करता है। अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे एक गेम आता है। ये क्या करता है, ये पहले फर्स्ट क्वांटिटी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर कर देता है और फिर सेकंड क्वांटिटी को डेरिवेट कर देता है। फिर उसके बाद सेकंड क्वांटिटी को बाहर कर देता है और फर्स्ट क्वांटिटी को क्या करता है, डेरिवेट करता है। और उसके बाद इन दोनों का जो सम होता है वो आता है आपको फाइनल डेरिवेटिव। तो देखिए सम के केस में क्या है, एकदम नॉर्मल जैसा कि आप लोग पहले करते आए हैं, ब्रैकेट तोड़िए, अलग अलग इस दोनों को डेरिवेट करके ऐड कर दीजिए। लेकिन प्रोडक्ट के केस में आपको ये फॉर्मूला है जो कि आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। पहले फर्स्ट को बाहर करिए, सेकंड को डेरिवेट करिए, फिर सेकेंड को बाहर करिए, फर्स्ट को डेरिवेट करिए, और दोनों जो क्वांटिटी निकल के आएगा उसका सम जो होगा वही इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव होगा। अब यू भी के टर्म में हम बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आप लोग को करवाएंगे। स्पीड और टाइम को ले लेंगे, कभी स्पीड और डिस्टेंस को ले लेंगे, या फिर कुछ बड़े क्वांटिटीज को भी करके दिखाएंगे। आपको भी फॉर्मूला याद करना मेन काम है। पहले फॉर्मूला याद होगा तभी आपको क्वेश्चन में मजा आएगा। अब अगर फ्रैक्शन में है, मतलब u डिवाइडेड बाय v है, तो उसके लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि u b डेल u बाई डेल एक्स माइनस u डेल v बाई डेल एक्स अपॉन v स्क्वायर। ओके, ये आपको डिवाइड के लिए फॉर्मूला हो गया। अब डेल वाई बाई डेल एक्स, हाँ ये चीज बहुत अच्छा है, ये फिफ्थ क्वांटिटी। ये जैसे आपको मान लीजिए डेरिवेटिव दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो आप इसको किसी थर्ड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। मतलब डी वाई बाई थर्ड क्वांटिटी कोई डी यू ले लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर एक्स से उस थर्ड क्वांटिटी को वापस से डेरिवेट करना होगा, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर ही आएगा। तो आप कोई थर्ड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में भी इस तरह से कर सकते हो। इस चीज को बस आप याद रखो, क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीज आपका इस्तेमाल हो रहा है। फिर अगर x का पावर n-1 आ गया, n आ गया, मतलब कुछ x का पावर आ गया, जैसे कहने का मतलब क्या है कि t का पावर 6 है। अब कोई बोल दिया इसका डेरिवेटिव निकालो, तो क्या करेंगे, dt का पावर 6 अपॉन dt। तो फिर क्योंकि t वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में ही डेराइव होगा ना, तो फिर क्या करते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, पावर को पहले बाहर निकाल करके रख देते हैं और फिर वापस से उस क्वांटिटी में एक पावर घटा करके लिख देते हैं। तो अगर dt का पावर 6 का आपको डेराइव करना है तो 6t का पावर 5। तो इसी के लिए फॉर्मूला है d अपॉन dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n इंटू x का पावर n-1। तो ये क्या करना है, आपको ये रूल को रिमेंबर करके आना है। इस रूल का यूज हम लोग बहुत जगह करने वाले हैं, जहां भी डेरिवेटिव फाइंड करने का होगा वहां पे हम लोग इस रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक और चीज मैं जाते जाते आज आप लोग को दे जाता हूं, आप लोग याद करके आएंगे इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे आपको साइन कॉस टैन वगैरह के बारे में बताया था। तो इसका भी कुछ डेरिवेटिव होता है, आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे। मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लेकिन पहले आपको याद करना होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस टाइम साइन एक्स होता है।
tan x का sec स्क्वायर x होता है, और ये आपको पता है sec स्क्वायर x जो है 1/cos स्क्वायर x के बराबर हो जाता है। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और ये तो आप जानते हैं। sec x का sec x इंटू tan x होता है डेरिवेटिव, और फिर cosec x का माइनस टाइम cosec x इंटू cot x, log x का 1/x, और अगर हाँ ये चीज मैं बताता हूँ, ये आप क्या है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इससे रिलेटेड जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल फिजिक्स में तो हमेशा होने ही वाला है। ये log का है, ये आपको log से भी कभी कोई क्वेश्चन करने को आएगा तो वहां पे इसका काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अगर log कुछ भी दिया हुआ है तो फिर ये 1/x के बराबर होता है। अब ये चीज देखते हैं ये क्या कह रहा है, d/dx b प्लस सी एक्स, यहाँ पे b और c क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि कांस्टेंट अगर अकेला, उसके पहले एक और चीज बताए थे कि अगर ये आपका मशीन है d/dx, इसके सामने u प्लस भी आएगा, तो ये क्या करता है, एडिशन के केस में, ये वाला देखिए, एडिशन के केस में ये डायरेक्ट क्या करता है, अलग अलग ब्रेक कर देता है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, उसी तरह d/dx, पहले ये क्या करेगा, b का डिफरेंशिएट करेगा, प्लस d/dx, फिर ये क्या करेगा, cx का करेगा डिफरेंशिएशन। ओके, यहां तक होपफुली क्लियर होगा। अब देखो, आपको पता है b कांस्टेंट है, अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट जब डायरेक्ट आ जाएगा बिना किसी वेरिएबल के तो ये 0 हो जाएगा, तो db/dx ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल ये है, तो कांस्टेंट सीधा बाहर आ जाएगा c, और ये dx/dx आपको पता है सेम क्वांटिटी dx/dx 1 हो जाएगा, तो आपका फाइनली c आएगा। तो ये चीज कांस्टेंट को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे लिख करके रखा था, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है कि 7 यहाँ से फॉर्मूला, और 5 6 यहाँ से, आपको 6 + 7 13 फॉर्मूला है, इसको मेमोराइज करके आना है। मैं आपको कल मैक्सिमा, मिनिमा एंड इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। आप लोग इसको पहले मेमोराइज कर लो अच्छे से, फिर इस पर खूब सारे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। होपफुली आप डेरिवेटिव समझ पाए होंगे कि रेट मेजर क्या होता है और रेट मेजर को कैसे निकालते हैं। थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ।